हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिटी गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उनके बारे में। बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बहुविकल्पीय के अब सेशन स्टार्ट किए जाएंगे, तो बच्चों आज से आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के सेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और सारे चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए जाएंगे सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि इस बार आपके पेपर में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ क्वेश्चन आने की सूचना हो रही है। तो हम लोग बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न ध्यान से देखेंगे और मैं बता रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको जितना बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिया जाएगा वो आपके लिए पर्याप्त होगा। इससे ज़्यादा आपको आगे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देख लीजिएगा। अगर हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो ध्यान से बहुविकल्पीय प्रश्नों को बच्चों आप पढ़ेंगे, एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न हम करते चलेंगे और उसके उत्तर भी साथ में यहीं पे करते चलेंगे। देखिए, अगर पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात की जाए तो पहला प्रश्न देखिए हमसे क्या कहता है कि नौसादर को गर्म करने पर यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है। नौसादर को गर्म करने पर मैं एक बात आप लोग से और रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप लोग प्रयास कीजिए कि सभी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए कॉपी बनाइए, एक पतली पतली कॉपी बना लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए। साइंस की अलग, मैथ की अलग, मैथ में भी आएंगे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी की अलग, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग प्रश्न बना लीजिए जिससे कि आपको आसानी होगी। नौसादर को गर्म करने पर यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है। ठीक है, किसको हम लोग गर्म कर रहे हैं? नौसादर को। और जब इसको गर्म कर रहे हैं तो यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है। ठंडे में दोनों के संयोग से नौसादर बन जाता है। गर्म करने पर यह टूट जाता है और ठंडा करने पर यह क्या बन जाता है सर? नौसादर बन जाता है। यह अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है? कह रहा है उष्मीय वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पर? गर्म कर रहे हैं हम गर्म कर रहे हैं तो वो अमोनिया और हाइड्रोजन में टूट जा रहा है। यानी कि हम क्या दे रहे हैं सर? हम तो उष्मा दे रहे हैं और उष्मा देने से क्या हो रहा है सर जी? वियोजन हो रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा सर जी? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन आपका सही हो जाएगा। हम उष्मा दे रहे हैं और उष्मा देने से टूट जा रहा है, अर्थात उष्मीय वियोजन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरे बहुविकल्पीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहा है तप्त निकली चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब तप्त निकली चूर्ण, देखिए अभी तप्त निकाल दे, मतलब गर्म एकदम गरम चूर्ण निकाल दे हम लोग। निकली चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा तप्त निकिल, मतलब तप्त निकिल की चूर्ण है, जो निकिल है उसका तप्त चूर्ण हम लिए हैं और उसकी उपस्थिति में हम एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा रहे हैं तो अभिक्रिया कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि ये अभिक्रिया जो है वो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जब हम लोग तप्त निकिल की उपस्थिति में एसिटिलीन से हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है सर? यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो सर यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इस चैप्टर से जितने बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं आपको वो भी इसी में करा दिए जाएंगे। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। मतलब जितने बहुविकल्पीय प्रश्न इससे बनेंगे सारे आपको यहां पर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग थोड़ा सा यहां पे ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई है।
क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से सुने होंगे, अगर आप वाट तो देखते ही बता देंगे, बहुत इजी था। कह रहा है कि तब तो जो क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटा देता है और फेरस सल्फेट बनाता है। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, हम लोगों को बताना है। तो सर यहां पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो सर हम आयरन डालें और यहां पे सर जी कॉपर था और ये कॉपर को हटा दिया और आयरन यहां पर आ गया, यानी कि आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है। सर आयरन कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो क्या सर जी यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी, लेकिन विस्थापन करने के बाद से उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी सर जी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आयरन कॉपर को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है, तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे तो। सी सर हम लोग ध्यान दे दिए, जो बच्चे ध्यान दे दिए होंगे कर लिए होंगे। देखिए इसमें प्लस हो रहा है, यानी कि उष्मा निकल रही है, इसमें कि प्लस हो रहा है। अगर देखिए ये देखिए इस साइड अगर ये सिंबल होता है, थोड़ा सा आप लोगों को यहां पे मैं समझाना चाहूंगा। देखिए थोड़ा सा पेज को यहाँ पे हम बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये सिंबल होता है अभिक्रिया का, ठीक है। इधर क्या होता है सर जी, इधर अभिकारक होता है, अभिकारक। इधर क्या होता है, उत्पाद होता है। तो देखिए अगर उत्पाद में उष्मा जुड़ेगी, यदि उत्पाद में उष्मा जुड़ेगी तो ये जो अभिक्रिया होगी बच्चों, ये अभिक्रिया उष्माशोषी नहीं होगी, ये जो अभिक्रिया होगी वो उष्माक्षेपी होगी। लेकिन अगर उष्मा अभिकारक में जुड़ता है तो ये जो अभिक्रिया होगी वो उष्माशोषी होगी। ये अभिक्रिया कौन सी होगी, उष्माशोषी होगी, अर्थात इसको कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब देखिए यहां पे अगर आप लोग देखें, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो H2 प्लस Cl2 में यहाँ पे देखिए 44 किलो कैलोरी उष्मा यहाँ पे जुड़ रही है, इसमें भी उष्मा जुड़ रही है, इसमें भी उष्मा जुड़ रही है। लेकिन यही एक ऐसा है जिसमें से उष्मा घट रही है, अर्थात इस माइनस को अगर हम लोग इधर लाए तो प्लस हो जाएगा, यानी कि अभिकारक में उष्मा जुड़ रही है। तो जब अभिकारक में उष्मा जुड़ेगी तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी सर जी, अभिक्रिया उष्माशोषी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी जो हमारा है वो क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो हम लोग ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर उसी संबंधित कि निम्नलिखित में से उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। अब बताइए भाई, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। इसमें माइनस लगा हुआ है सर, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये उष्माशोषी हो जाएगा। इसमें माइनस उधर जाके प्लस, यानी कि उष्माशोषी हो जाएगा। इसमें माइनस उधर जाके प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, उष्माशोषी हो जाएगा। लेकिन यहां पे प्लस है, तो जब उत्पाद में उष्मा जुड़ती है, जब उत्पाद में उष्मा जुड़ती है तो वो क्या होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सर जी जो ऑप्शन ए है वो राइट है, ऑप्शन ए उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर बच्चों देख लीजिए यहाँ पे अभिकारक में माइनस रहता तब क्या रहता, अगर अभिकारक में माइनस रहेगा तब भी वो उष्माक्षेपी रहेगी, क्योंकि इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब भी उत्पाद में जुटेगा तो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट था, ऑप्शन ए उष्माक्षेपी अभिक्रिया थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब फिर से हम आगे के और क्वेश्चन दिखने वाले। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, इसमें जितने भी बच्चों क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सारे प्रश्न आपके इसी चैप्टर के हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सभी संभव प्रश्न आपको यहां पर कराए जा रहे हैं। कह रहा है NH4Cl इक्वल टू NH4 प्लस Cl माइनस अभिक्रिया है। यह कौन सी अभिक्रिया है जिसका समीकरण आपको दिया हुआ है। इस अभिक्रिया का बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, इस अभिक्रिया का पूछ रहा है कि ये उष्मयी वियोजन है कि उष्मयी अपघटन है कि आयनिक वियोजन है कि विद्युत अपघटन है। तो ये अभिक्रिया जो है बच्चों,
ये अभिक्रिया आपकी उष्मयी वियोजन अभिक्रिया है, सॉरी उष्मयी वियोजन अभिक्रिया है। हाँ बच्चों ठीक है, ये अभिक्रिया जो आपकी है ये उष्मयी वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि इसे उष्मा देने से ये वियोजित हो जा रही है। अतः यह अभिक्रिया कौन सी होगी? अतः बच्चों यह अभिक्रिया उष्मयी वियोजन अभिक्रिया होगी। चीज़ों को ध्यान में रखिएगा बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लियर करता चल रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में योगात्मक अभिक्रिया है Zn प्लस H2SO4। तो ये तो देखिए कौन सी अभिक्रिया, ये तो प्रतिस्थापन हो गई कि H2 को Zn विस्थापित कर दिया। KBr प्लस Cl2, ये भी तो सर विस्थापन ही दिख रही है। Hg सर जी ये तो विघटन दिख रही है। सर जी H2 प्लस O2 गिव रेस टू H2O। यहाँ पर एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो यह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी बच्चों? ये अभिक्रिया योगात्मक हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी सर जी? योगात्मक, सॉरी ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी सर जी? ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? योगात्मक अभिक्रिया। तो यानी कि जल का बनना जो होता है वो क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया होता है। बहुत हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं बच्चों, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो अभी आपको कराए जा रहे हैं ये NCERT की बुक पढ़कर निकाले हुए प्रश्न हैं। इसके बाद से जो आपको प्रश्न कराए जाएंगे वो साइड बुक को प्रश्न पढ़ के निकाले हुए प्रश्न हैं। उसके बाद से जो आपको प्रश्न कराए जाएंगे वो प्रश्न आपके मतलब टोटल आपको यहाँ पर हम बोले तो 30 प्रश्न कराए जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पर 30 बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं। अब वे अभिक्रिया जिनमें विनिमय से नए यौगिक बन जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों। तो देखिए जिनमें नए यौगिक बनते हैं उन अभिक्रिया को, जिनमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें हम लोग उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो सर उन्हें हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं तो उन्हें हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो सर हम उन्हें उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आगे देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है? कि पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। अब आपको इसमें बताना है किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। तो याद रखिएगा जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो दूसरे पदार्थ को क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान में लेकर चलना होगा। तो MnO2 क्या पूछ रहा है? अपचयन पूछ रहा है। MnO2 प्लस Al प्लस Mn2AlO3। अब देखिए यहाँ पे अपचयन क्या होता है सर जी? जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तो जो MnO2 के पास, Mn के पास क्या था सर जी? ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया के बाद Mn जो है वो क्या है? Mn क्या है सर जी? अकेला है। ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। देखिए मैं इसलिए यहाँ पे Mn करके बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसानी तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था और यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये सर जी ये तो ऑक्सीजन नहीं है इसके पास। तो ये ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन के प्रति करीब हुआ, और जब ऑक्सीजन खोएगा तो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, वो उसका अपचयन हो जाएगा। तो इसमें अपचयन किसका हो रहा है? तो सर जी पहला वाला MnO2 का हो रहा है। पूछता कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो देखिए अल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुट रहा है तो Al का क्या हो रहा है?
ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमसे अपचयन पूछा है तो ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, MnO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu देखने से ही समक्ष में आ जा रहा है कि ये देखिए Pb के साथ हम कॉपर क्लोराइड यानी कि CuLC2 की अभिक्रिया कराते हैं तो जो Pb है ये यहाँ से कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और बना देता है PbCl2 और कॉपर अकेले बच जाता है, लेड क्लोराइड बना देता है। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देखें तो ये Pb कॉपर को विस्थापन कर रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी सर जी? ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे सर Pb Cu को विस्थापित कर रहा है तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे। कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। पूछ रहा है आपसे कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है उसका एक उदाहरण है। अब इसमें आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं बहुत सारे, तो देखेंगे हम लोग। KClO3 KCl प्लस O2 Zn प्लस CuSO4, तो ये तो विस्थापन हो गया, ये भी सर विस्थापन हो गया, ये योगात्मक हो गया। अगर सर जी देखा जाए तो हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाता है। तो देखिए सर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक उत्पाद, ये दो या दो से अधिक पदार्थ, सॉरी उत्पाद तो एक ही होता है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ, तो ये एक पदार्थ ये दूसरा पदार्थ, दो पदार्थों में ये वियोजित हो गया। इसका अर्थ सर ये हुआ कि जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। KClO3 ये जो अभिक्रिया है ए वाला, ये कौन किसको दर्शा रहा है? तो सर ये अपघटन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? ये अपघटन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? पूछा जा रहा है आपसे क्या कि जो लेड नाइट्रेट का घोल है या विलयन है उसमें अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो आपको सदैव याद रखना है कि इस स्थिति में पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस स्थिति में कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है सर? तो इस स्थिति में सर पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस स्थिति में कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है? तो सर इस स्थिति में पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आएंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 से। पूछा जा रहा है इस प्रश्न में आपसे, ध्यान से शालीनता पूर्वक प्रश्न को पढ़िए और इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील, देखिए वही चीज़ है जब कॉपर के विलयन में जो हम लोग पीछे क्या पढ़ रहे थे, आयरन डाला जा रहा था तो क्यूप्रिस क्लोराइड बन जाता। देखिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील या पत्ती डुबाई जाती है तो विलयन किस रंग का हो जाता है? अब देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है कि इस विलयन कौन सी अभिक्रिया घटेगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि इस स्थिति में विलयन हरे रंग का हो जाता है। जो पहले प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दीजिए कि अगर कॉपर सल्फेट की विलयन में हम आयरन की कील डालेंगे तो जो विलयन होगा वो हरे रंग का हो जाएगा। अब दूसरा आपसे पूछ सकता था कि इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये बहुत सबसे ज़्यादा ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता था कि इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है। जो आयरन होता है, जो आयरन Fe होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। इसीलिए अभिक्रिया की जो कलर होती है वो हरे रंग की, ठीक है, जो विलयन का रंग होता है वो हरे रंग का हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट आपसे कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है।
लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, नाम से पकड़िए, लेड सल्फेट यानी कि PbSO4। तो लेड सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है बच्चों वो क्या है, PbSO4। PbSO4 लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। PbSO4 क्या है, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। जिन बच्चों ने अच्छे से चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा उनको ये प्रश्न करने में समस्याएं हो रही होंगी, लेकिन जिन्होंने हमारी क्लासेस की होंगी उन्हें एक भी प्रश्न करने में समस्याएं नहीं हो रही होंगी। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा बच्चों कि अगर आप लोगों को भी ये प्रश्न करने में समस्याएं हो रही हैं तो हमारे चैनल पर तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। आप भी जाइए और क्लासेस कीजिए, नोट्स मिलेगा आपको, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएँ, टेस्ट भी यहाँ तक की होगा, डाउट सेशन भी लगेगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से उष्मा शोषी प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन से उष्मा शोषी प्रक्रिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, क्या ये उष्मा शोषी प्रक्रिया है। फिर आपसे बोल रहा है कि शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, नहीं ये भी नहीं है। जल वाष्प का संघनन, ये भी नहीं है। उष्मा क्या बोला, शोषी ना, जल का वाष्पन में बदलना, ये देखिए है, जल का वाष्पन में बदलना क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। जब तक जल को वाष्प में बदलने के लिए हमें क्या देना होगा, उसको हमें क्या देना होगा, उष्मा देनी होगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, चौथा वाला, जल का जल वाष्प में बदलना जो है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है। आपसे पूछ रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है। तो AgBr का वियोजन बच्चों याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr और इसका वियोजन प्रकाश के कारण होता है। अगर प्रकाश की उपस्थिति में आप Ag यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को रख देते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन हो जाएगा। बता रहा हूँ बच्चों, जो प्रयोग किए गए हैं NCERT में, जो प्रयोग दिए हैं उसको भी पढ़कर ये प्रश्न लाए गए हैं, याद रखिएगा। तो एक भी प्रश्न इसके बाहर से जाने वाले नहीं है, बहुविकल्पीय, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ 100%। दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आती है, ऐसा क्यों होता है बच्चों कि दीवारों पर सफ़ेदी, जब हम लोग चूना मारते हैं तो 2-3 दिन बाद चमक आती है। तो पहला लिखा हुआ है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O अभिक्रिया करके CO2 बनाता है। पहला तो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। कैल्शियम से कार्बन कहाँ से आ जाएगा, तो पहला क्या हो गया, फ्लॉप। दूसरा कह रहा है बच्चों क्योंकि, हाँ ये देखिए बुझे हुए चूने का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CaCO3 बनाता है। तो ये जो बच्चों है ये क्या है, ये बिल्कुल राइट है। ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि H2OH से अभिक्रिया करते हैं CO2 अभिक्रिया CO नहीं, ठीक है बच्चों। तो जो बी ऑप्शन है आपका कि सफ़ेदी करने के बाद, आपको याद भी रखना है, सफ़ेदी करने के बाद चूना, सफ़ेदी करने के बाद जो चूना 2-3 दिन बाद रंग लाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा CaOH का होल ट्वाइस है, बुझे हुए चूने का सूत्र है, यानी कि ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, CaCO3। आपसे यहीं पर बच्चों एक प्रश्न और पूछ सकता था कि जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो चूने की पानी से अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। चूने की पानी से क्रिया जब हम डालते हैं कौन सी अभिक्रिया है, तो सर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि अगर आप चूने को पानी में डालते होंगे तो देखेंगे वो खौलने लगता है, उससे उष्मा निकलती है। तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जो बच्चे मेरी तरह गरीब परिवार से होंगे वो देखे होंगे इन सब चीज़ों को कि किस प्रकार चूने को पानी में डाला जाता है। भाई जी पुट्टी से घर पेंट करवाते होंगे बात ये अलग है, लेकिन जिनके घर चूना होता होगा वो देखेंगे चूने को पानी में डाल के छोड़ दिया जाता है तो वो खौलता है बच्चों, बहुत अधिक मात्रा में उससे क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। देखिए कहाँ पे द्विविस्थापन यानी कि 2 बार विस्थापन कहाँ पे हो जा रहा है उसको देख लीजिए और लिख दीजिए। तो देखिए भाई साफ साफ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे तो एक ही तत्व है, एक ही बार विस्थापन कर रहा है। अगर पहले में हम लोग देखें तो पहले में अगर हम लोग देखें तो एक तत्व है, एक ही बार विस्थापन कर रहा है, तो भाई चलेगा नहीं। अगर इसमें देखें तो N2SO4 यहाँ से Na को Ba विस्थापित कर दे रहा है
और Ba को Na विस्थापित कर दे रहे, तो यहाँ पे द्विविस्थापन तो हुआ, तो एक तो दूसरा वाला हो गया और चेक कर लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन, ये तो योगात्मक अभिक्रिया हो गई, ये तो होगा ही नहीं। फिर देखिए CH2 प्लस O2, तो यहाँ बन जा रहा है CO2 प्लस H2O। नहीं, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे था तो ऑक्सीजन यहाँ पे है ही, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन था तो कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सर एक विस्थापित करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से देखिए विस्थापित क्या ऑक्सीजन हुआ है? नहीं हुआ है। जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से विस्थापित हो जाता तो ये द्विविस्थापन होता है, इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? केवल देखिए दिया हुआ है ना, देखिए सही दिया हुआ है केवल 2, तो जो बी ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन बी सही है। केवल जो Na2SO4 प्लस BaCl2 की अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। चलिए अब थोड़े से और प्रश्न है, उनको हम लोग देख लेंगे। ये पेपर में आए हुए प्रश्न है। देखिए जैसे ये प्रश्न अगर देखे जाए तो ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है। सबसे ऊपर से आते हैं, देखिए Fe2 प्लस O3 प्लस 2Al प्लस गिव रेस टू O Al2O3 प्लस Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये बच्चों देख रहे होंगे आप लोग की विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो Al है, एल्युमिनियम है, ये आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। एल्युमिनियम आयरन को यहाँ पे विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए जो ये अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो सर ये विस्थापन है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नीचे दी गई अभिक्रिया से संबंधित कौन सा कथन सही है? PbO प्लस C, तो Pb प्लस CO2, सर ये कौन सी अभिक्रिया है? तो अगर इसकी बात की जाए तो ये देखिए सीसा अपचयित हो रहा है, पहला तो सही है कि भाई सीसा से ऑक्सीजन दूर हो रहा है तो सीसा अपचयित हो रहा है। फिर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीकृत हो रहा है, तो भाई इसमें उपचयित मतलब ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये उपचयित हो रहा है, दोनों सही है। कार्बन अपचयित हो रहा है, ये दोनों तो गलत है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। क्या है? जो ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए ये प्रश्न आपके 2018 में आपसे पूछा गया है यूपी बोर्ड द्वारा कि FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y FeCl3 तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में Y है, तो यहाँ पर बच्चों Y जो है वो क्या है? SO2 है। Y क्या है? Y SO2 है। ये आपसे पूछा हुआ प्रश्न था आपके 2018 में। भी बहुत सारे प्रश्न पीछे करवा दिए मैंने, लेकिन वहाँ पर बस लिखा हुआ नहीं था। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है अगर हम लौह चूर्ण पर क्या डालें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है, पूछ सकता है कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन है, क्योंकि हाइड्रोजन को आयरन विस्थापित करके क्या बना दे रहा है? आयरन क्लोराइड बना दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यही लास्ट है, फिर खत्म हो जाएंगे आपके। मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने का एक उदाहरण है। मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने का उदाहरण जो है वो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जिससे आपसे पूछ सकता है रासायनिक अभिक्रिया एवं भौतिक अभिक्रिया दिया रहेगा तो पूछेगा कौन सा रासायनिक है कौन सा भौतिक है। यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए ये 2018 में वही पूछा हुआ प्रश्न है, सेम प्रश्न रिपीट हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा? SO2 इसका भी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट बात की जाए अगर आपसे, तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि NH3 प्लस HCl संपर्क में आने पर किस प्रकार की, तो देखिए मैंने पहले ही कराया था, अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। फिर आपसे पूछा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किस प्रकार वियोजित होते हैं? तो फेरस और सल्फेट में हो जाते हैं। इसी के साथ बच्चों आपके ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। तो बच्चे मैंने आपको आज लगभग 30 बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं और ये बच्चों मैं कह सकता हूँ कि ये 100% इस चैप्टर के लिए पर्याप्त है, ठीक है, 100% इस चैप्टर के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपके पेपर में 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो इन्हीं सब में से आएंगे। तो आज हमने केमिस्ट्री का किया है बच्चों, इसी प्रकार हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट 2, 3 का भी करेंगे, फिजिक्स का भी करेंगे, सब सब्जेक्ट का करेंगे। तो बच्चों ध्यान देते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, यहाँ तक कि हम लोग बायो का भी बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे बच्चों क्लास 10th का, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लेकिन बच्चों अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता देना चाहूंगा कि हम अपने YouTube चैनल पर बच्चों 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा जो कि बच्चे हैं 9532060199। इस व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों आप लोग जुड़कर हमसे नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारी सारी क्लासेस को पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो बच्चों प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए बच्चों व्हाट्सएप पे मत आइएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।